नमस्कार, मैं सतपाल वर्मा HSAS अपने YouTube चैनल SP टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो जो कि एपिसोड नंबर 11 है, उसमें हम चर्चा कर रहे थे कि हरियाणा सरकार के द्वारा भविष्य में अब ग्रुप C और D के पदों पर भर्ती करने के लिए CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट निर्धारित किया गया है। जो कैंडिडेट ये टेस्ट पास कर लेंगे, उनमें कुछ शर्तों के साथ जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा ग्रुप C और D की भर्तियों के लिए। अर्थात जो लोग ग्रुप C के लिए अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उनका CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ग्रुप C के पदों के लिए टेस्ट होगा, और जो कैंडिडेट ग्रुप D के पदों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उनके लिए CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रुप D के पदों के लिए होगा। इसके बारे में पिछले वीडियो एपिसोड नंबर 11 में हमने चर्चा की थी कि ये हरियाणा सरकार ने CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है हरियाणा सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जनरल सर्विस 1 ब्रांच के द्वारा जारी नोटिफिकेशन 10 सितंबर 2021 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, नोटिफाई किया गया। उसमें हमने पैरा 1, 2, 3, 4 एंड 5 पर चर्चा की थी। क्या कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, किस पर यह लागू होता है, कैसे लागू होगा। पैरा नंबर 2 में डेफिनेशन थी। पैरा नंबर 3 में इसकी एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन CET, कि उसकी योग्यता, पात्रता क्या है, कैंडिडेट की क्या जरूरी शर्तें हैं जिनसे वो अपीयर होने के काबिल होगा, पात्र होगा। नंबर 4 पैरा में हमने रजिस्ट्रेशन फॉर CET कैसे होगी, इस पर चर्चा की थी। और नंबर 5 में इस टेस्ट के लिए फीस क्या निर्धारित की गई सरकार के द्वारा, ये हमने पिछले एपिसोड नंबर 11 में चर्चा की थी। आज हम पैरा नंबर 6 से लेकर आगे की हम चर्चा करेंगे, जिसमें कंडीशन रिलेटिंग टू CET एग्जामिनेशन एंड स्कोर, प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ CET स्कोर बाय द कमीशन, ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग आंसर कीज, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, जुरिडिक्शन, पावर टू अमेंड, इनमें चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि जो बेरोजगार नवयुवक लड़के और लड़कियां ग्रुप C और D की हरियाणा सरकार के पदों पर भर्ती प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये एग्जाम निर्धारित किया गया है। इससे वो सभी बच्चे, लड़के और लड़कियां लाभान्वित होंगे। इसकी निर्धारित जो पात्रताएं थी, क्वालिफिकेशन वगैरह थी, वो मैंने पिछले एपिसोड नंबर 11 में डिटेल में बताई थी। आप मेरा एपिसोड नंबर 11 देख ले, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, चर्चा शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मेरे चैनल को बेल आइकॉन का बटन दबा करके सब्सक्राइब भी करें। इससे आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। दोस्तों, मैं बहुत अच्छे प्रकरण लेके आ रहा हूं आपके सामने वीडियो के माध्यम से, जो कि हरियाणा सरकार के रूलिंग पर आधारित होंगे। कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है ये,
जो रिटायरी हैं उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि पेंशन रूल की चर्चा होगी, कर्मचारियों के लिए जनरल रूल की, लीव रूल की, टीए रूल की, जीपी फंड रूल की ये चर्चा होगी, क्योंकि वो कार्यालय में अपना केस डील कर रहे हैं और उनको भी फायदा होगा, विशेष तौर से जो हरियाणा की एसएस की परीक्षा में अपीयर होना चाहते हैं। उस पर भी मैं वीडियो ला रहा हूं कि ये हरियाणा की एसएस की परीक्षा कैसे होगी, उसमें बदलाव किए गए हैं, काफ़ी नया रेजोल्यूशन आया है, उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा अलग वीडियो के माध्यम से। चलिए, आज की जो वीडियो का विषय है वो सीईटी है, पार्ट 2, भाग 1। पार्ट 1 हमने एपिसोड नंबर 11 में किया था। आज के वीडियो में हम, मेरा एपिसोड नंबर 12 है ये, इसमें हम आगे की चर्चा करेंगे। पैरा नंबर 6 से, कंडीशन रिलेटिंग टू सीईटी एग्जामिनेशन एंड स्कोर, कि सीईटी एग्जाम से और उसके मूल्यांकित अंकों से स्कोर, जो मूल्यांकन करने के लिए जो अंक मिलेंगे उनके संबंध में क्या शर्तें हैं, क्या कंडीशन है। नंबर 1, एन एप्लीकेंट हु इंटेंड्स टू अप्लाई फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू एनी ग्रुप C and D पोस्ट शैल हैव टू अपीयर इन सीईटी। मैंने बताया कि जो भी प्रार्थी सीधी भर्ती के द्वारा, कल मैंने बताया था कि जो डिपार्टमेंटल रूल में सीधी भर्ती की परसेंटेज है उस पर भर्ती है, ये कहीं 80%, 70%, 75% है कहीं, तो उन पर है सीधी भर्ती पर। जो C और D के ग्रुप C और D के पदों पर भर्ती होना चाहते हैं उनको सीईटी एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा, प्रवेश करना होगा सीईटी एग्जाम में। नंबर 2, एन एप्लीकेंट हु अपीयर्स इन द सीईटी शैल बी गिवन ए स्कोर, और जो प्रार्थी सीईटी एग्जाम में अपीयर होगा उसको अंक दिए जाएंगे, एक स्कोर दिया जाएगा। सीईटी स्कोर इंक्लूड द मैक्सिमम 5% मार्क्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड सोसाइयो इकोनॉमिक क्राइटेरिया ऑब्टेन्ड इफ एनी, और जो ये सीईटी का स्कोर होगा उसमें अधिकतम 5% जो नंबर हैं, मार्क हैं, वो प्रार्थी के एक्सपीरियंस के बेस पर और सामाजिक और आर्थिक क्राइटेरिया यदि कोई है, उसके दावा कर रहा है प्रार्थी कोई सामाजिक और आर्थिक क्राइटेरिया का, उसके ये अधिकतम मार्क 5% होंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, इफ टोटल ऑफ सीईटी स्कोर इज 400, देन आउट ऑफ दीज 20 मार्क्स शैल बी ऑफ एक्सपीरियंस एंड सोसाइयो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड 380 मार्क्स विल बी ऑफ रिटन टेस्ट ऑफ सीईटी। उदाहरण दिया है नोटिफिकेशन में क्या, कि यदि 400 अंक हैं टोटल सीईटी का स्कोर, तो उसमें 20 अंक तो होंगे अनुभव के और सामाजिक तथा आर्थिक क्राइटेरिया के प्रार्थी के लिए, और बाकी बचे 380 ये रिटर्न एग्जाम के लिए होंगे, जो कंप्यूटर के माध्यम से भी होगा, ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी हो सकता है, जो सरकार निर्धारित करेगी। उसमें 380 अंक इसके हैं और 20 अंक एक्सपीरियंस तथा सोसाइयो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हैं। इसको मैं पुनः आपको एक टेबल के माध्यम से दिखा देता हूं, स्क्रीन पर देखिए आप। मैंने टेबल आपके सहूलियत के लिए बना के सामने पेश की है, बड़ा अच्छे ढंग से समझा रहा हूं मैं आपको। अब हम आगे की शर्तें देखते हैं क्या है। नंबर 3 पे लिखा है, ये स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है आपको, टेबल के नीचे, वहां भी देखिए और मैं पढ़ के सुना रहा हूं। एन एप्लीकेंट हु डज नॉट पोजेस द एसेंशियल मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
prescribed for a post before the last date for registration on the designated portal but is due to appear for the examination to attain the appropriate education qualification during the year in which the CET is conducted shall also be eligible to appear in the CET। पहले कहा कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है इस एग्जाम के लिए, ग्रुप सी के लिए 10 जमा 2 या विभागीय रूलों में जो लिखा हुआ है, और ग्रुप डी के लिए मैट्रिक मिनिमम। पहले तो ये कह दिया, लेकिन अब ये कह रहा है इस सब पैरा 3 में कि जो प्रार्थी अपीयर होना चाहते हैं और रजिस्ट्रेशन की तारीख को उन्होंने पोर्टल पर अपीयर होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली, बट इज ड्यू टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, लेकिन अभी वो इस 10 जमा 2 या मैट्रिक की परीक्षा में अभी शामिल नहीं हुए हैं। जिस दिन रजिस्ट्रेशन करा, रजिस्ट्रेशन से पहले रजिस्ट्रेशन कराई जब, उस दिन वो ये क्वालिफिकेशन नहीं है उनके पास, लेकिन इसमें अपीयर होना है इसी साल में, तो वो भी एलिजिबल है। ये नहीं कि 2 साल बाद अपीयर होना है, इसी साल में जिस साल में रजिस्ट्रेशन कराई है उसी साल में यदि अपीयर हो रहे हैं तो वो भी एलिजिबल हैं, अपीयर होने के लिए काबिल हैं। प्रोवाइडेड, आगे प्रोविजन दी है इसकी, बशर्ते दैट द एप्लीकेंट शैल बी एलिजिबल टू फर्दर अप्लाई फॉर ए पोस्ट advertised by the commission along with the total CET score only if the applicant has acquired the minimum essential education qualification and experience, if any, prescribed for that post by the last date for attaining the such minimum qualification specified in the advertisement issued by the commission for the post। कहता है कि जो CET में तो अपीयर हो गया, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट की है कमीशन ने, उस पोस्ट पर अप्लाई वो तब करेगा जब वो मिनिमम क्वालिफिकेशन अटेन कर लेगा। बिना क्वालिफिकेशन के वो अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक शर्त है CET। इसका मतलब ये कतई मत लगाएं, मैं सभी से फिर दोबारा क्लियर कर रहा हूं ये पॉइंट कि CET एक एग्जाम है ओनली टू असेस ए क्वालिफिकेशन। जस्ट ये क्वालिफिकेशन में ऐड है, हो जाएगा कि 10 जमा 2 और CET क्लियर कर चुका वो एलिजिबल है। कहाँ? जो कमीशन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप सी और डी की पोस्टें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन निकालता है, तो ये जो वो पोस्टें निकालेगा उसमें केवल जो अप्लाई करेगा, अप्लाई करने के लिए ये मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ जुड़ जाएगी बात। उसमें लिखा होगा कि जो CET क्लियर कर चुके वही अप्लाई कर चुकेंगे विद द मिनिमम क्वालिफिकेशन, अर्थात ये एक क्वालिफिकेशन की शर्त है। तो इसलिए क्वालिफिकेशन के साथ यदि आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हो तो ये क्लियर करना जरूरी है, अनिवार्य है, इसके बिना नौकरी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ। आगे सब पैरा 4 में कहा था CET स्कोर ऑफ ऑल द एप्लीकेंट शैल बी डिक्लेयर्ड बाय नोटिफिकेशन ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन, के सभी प्रार्थियों का जो CET स्कोर होगा वो कमीशन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा उनकी वेबसाइट पर सभी के लिए डिक्लेयर घोषणा की जाएगी, घोषित होगा। जो स्कोर होगा सभी कैंडिडेट का एक साथ होगा, ये नहीं होगा कि उसमें कुछ छोड़ दिया और कुछ कहा गया, सभी का स्कोर आएगा वहां पे। नंबर 5, द CET स्कोर शैल बी रिवाइज्ड व्हेनेवर द एप्लीकेंट improve the CET score in the next or any subsequent attempt। और यहाँ एक छूट दी है कि किसी के पहले स्कोर कम आ गया और वो उसको इम्प्रूव करना चाहता है, जैसे डिग्री में, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, नंबरों की डिवीजन बढ़ाना चाहता है। यहाँ भी वो वैसे ही प्रावधान किया है सरकार ने कि यदि कोई इम्प्रूव करना चाहता है
सीईटी के स्कोर में, नंबरों में, अंकों में, तो वो क्या कर सकता है, आने वाला जो सीटी एग्जाम है या उसके बाद जो आने वाले एग्जाम हैं उनमें वो अपीयर हो सकता है, कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है अपने स्कोर को, वो रिवाइज हो जाएगा, संशोधित हो जाएगा यदि वो ज्यादा नंबर प्राप्त कर रहा है। तो यदि वो कम प्राप्त कर रहा है तो जितना स्कोर उसका है उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा। The written examination component of the CET score of an applicant shall be valid for a period of 3 years from the date of declaration by notification of the result of CET। कि ये जो CET एग्जाम का रिटर्न एग्जामिनेशन का जो एक हिस्सा है, दो हिस्से हुए ना, दो कंपोनेंट, एक एक्सपीरियंस का और सोसायो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का एक कंपोनेंट ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट है रिटर्न एग्जाम का। कहता है कि इसके रिटर्न एग्जाम के जो अंक हैं वो 3 साल तक वैलिड रहेंगे, अर्थात 3 साल तक उसको दोबारा एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं, 3 साल के बाद पुनः एग्जाम देना पड़ेगा। कब से? जिस दिन उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में क्या कहा जाएगा इसे, ए पर्सन कैन सबमिट हिज एप्लीकेशन फॉर ए पोस्ट अगेंस्ट द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड विद इन 3 ईयर साइटिंग द सीईटी स्कोर। जैसा मैंने बताया कि 3 साल तक वैलिड रहेगा। दूसरे शब्दों में कहा कि प्रत्येक प्रार्थी सीईटी स्कोर डिक्लेयर होने के 3 वर्ष के भीतर अप्लाई कर सकता है यदि सरकार की तरफ से कमीशन वैकेंसियां निकालता है। तो उसको इसकी साइटेशन, इसके संदर्भ में कि जी मैंने फलां रजिस्ट्रेशन नंबर से इतने स्कोर पे एग्जाम पास किया हुआ है, ये उसके क्वालिफिकेशन है और ये 3 साल वैलिड रहेगी। नंबर 7, देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू अपीयर इन द रिटन एग्जामिनेशन कंपोनेंट ऑफ द सीईटी। इस पर कोई पाबंदी नहीं है कि रिटन एग्जाम का जो कंपोनेंट है सीईटी का, उसमें कितनी बार अपीयर होता है एप्लीकेंट, कोई बंदिश नहीं है। कितनी बार भी, कितने भी प्रयत्न किए जाए, अटेम्प्ट कितने भी कर सकता है प्रार्थी, उस पर कोई गिनती पर पाबंदी नहीं है, लिमिटेड नहीं है ये प्रयत्न, उसके अटेम्प्ट लिमिटेड नहीं है, लिमिट नहीं किए। If an applicant who has already qualified the CET for Group C and or D, post will have the option to appear again in CET to improve his CET score in the next or any subsequent occasion if he so desire। कि यदि एक बार कोई प्रार्थी CET स्कोर ग्रहण कर लेता है कितना भी, और वो फिर पुनः एग्जाम में जो अपीयर होना चाहता है, किस लिए, अपना स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, तो उस पर भी कोई पाबंदी नहीं है, वो अपीयर हो सकता है, अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकता है यदि वो इच्छा रखता है ऐसी, यदि वो चाहता है ऐसा। प्रोवाइडेड द हाईएस्ट टोटल सीईटी स्कोर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लास्ट 3 ईयर prior to the date of advertisement issued by the commission for group C or D post as the case may be shall be considered for the purpose of selection to that post। मैंने अभी आपको बताया था कि हाईएस्ट स्कोर उसका 3 साल तक मेंटेन किया जाएगा कमीशन के द्वारा। यदि वो बीच में इम्प्रूवमेंट के लिए अपीयर होता है और वो और ज़्यादा स्कोर ले लेता है तो वो उसका हाईएस्ट नंबर जो होंगे वो मेंटेन किए जाएंगे। यदि वो सेकंड एग्जाम में या थर्ड एग्जाम में कम अंक भी प्राप्त कर लेता है पिछले स्कोर से, तो वो पिछले वाला ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट ट्रीट करना है, जो ज़्यादा होंगे वो ही मानना जाएगा। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं कि यदि नंबर कम आ जाते हैं तो वो कम हो जाएगा, नो, जो हाईएस्ट स्कोर होगा दोनों तीनों में वो ही माना जाएगा, वो मेंटेन किया जाएगा कमीशन के द्वारा। नंबर 8, रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट शैल बी एडमिसिबल to the applicants of scheduled caste, backward class and other categories as per rules of instruction issued by government from time to time। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन यदि है, कोई छूट है किसको है, शेड्यूल कास्ट एससी कैंडिडेट के लिए, बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट के लिए और अन्य कैटेगरियां जो हैं सरकार के द्वारा समय समय पर जो
हिदायतें जारी करके बताई जाती हैं अपर एज लिमिट में छूट, वो सारी की सारी लागू होंगी यहां भी। पैरा नंबर 7, प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑन दी बेसिस ऑफ सीईटी स्कोर बाय द कमीशन। दोस्तों मैं बड़े ध्यान पूर्वक आपको एक एक बात समझा रहा हूं, आप भी मेरे वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, ध्यान से देखना। और बेरोजगार युवक युवतियों के लिए विशेष बात है कि वो मेरे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये उनके फायदे की बातें हैं। और जो उनके माता पिता हैं वो भी ध्यान से देखें और अपने बच्चों को समझाएं। यदि आपने मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वो भी कर दें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पॉइंट नंबर 7 पे बोल रहे थे हम, प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सीईटी स्कोर बाय द कमीशन, कि कमीशन के द्वारा भर्तियों के लिए जो प्रक्रिया की जानी है किसके बेस पर, सीईटी स्कोर के बेस पर, वो क्या होगी, किस प्रकार प्रक्रिया करेगा कमीशन, उसका उल्लेख किया है। सब पैरा 1 में कहा, द कमीशन शैल इशू एन एडवर्टीजमेंट फॉर पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिक्विजिशन रिसीव्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा और एनी बोर्ड कॉर्पोरेशन स्टैट्यूटरी बॉडी और एनी अदर एजेंसी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, के कमीशन उन सभी विभागों से, बोर्ड कॉर्पोरेशन से, स्टैट्यूटरी बॉडी से या और अन्य एजेंसियां जो कि हरियाणा सरकार के द्वारा ऑन की गई हैं, जिनकी वो हरियाणा सरकार मलकियत रखती है और हरियाणा सरकार के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं वो एजेंसियां, उन सभी में सीधी भर्ती के लिए जो मांग आई हुई है कमीशन के पास, उन मांगों के बेस पर पोस्टें प्रकाशित करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे। कौन है? कमीशन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एडवर्टाइजमेंट करेगा इन बेस पर। नंबर 2, द कमीशन शैल कॉल द एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम मेरिट लिस्ट ऑफ सीईटी स्कोर, और कमीशन क्या करेगा, कमीशन जो सीईटी स्कोर आएगा, सीईटी एग्जाम का जो स्कोर आएगा उसके बेस पर जो एलिजिबल कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में आएंगे, अर्थात मेरिट लिस्ट में जो ऊपर टॉप पे होंगे उनको कॉल करेगा, उनको बुलाएगा। कितनों को बुलाएगा वो बता रहा है, ए कैंडिडेट इक्वल टू 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज इफ द वैकेंसीज आर लेस देन 30। यदि वैकेंसी 30 से कम है, सारी मिलाकर के सभी विभागों की, बोर्ड कॉर्पोरेशन की, ये नहीं कि एक विभाग की, जितनी भी रिक्विजिशन आई हुई हैं, यदि वो टोटल वैकेंसी उन रिक्विजिशन के सभी रिक्विजिशन में 30 से कम है तो उनका 5 गुना कैंडिडेटों को बुलाएंगे, क्योंकि सीट तो क्लियर कर लिया, सीईटी एग्जाम क्लियर कर लिया, क्वालिफिकेशन असेस है, पोजीशन में है, तो वो उनको बुला लेंगे। बी में कहा कि 150 कैंडिडेट इफ द वैकेंसीज आर बिटवीन 30 एंड 50। यदि टोटल वैकेंसी जो रिक्विजिशन के हिसाब से है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास, जिसकी उन्होंने एडवर्टीजमेंट करी है, उसमें जो सीईटी स्कोर के हिसाब से टॉपर होंगे, किसमें, उस मेरिट लिस्ट में जो अप्लाई किया गया है एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट, उसमें यदि 30 या 50 से 30 और 50 के बीच में कैंडिडेट है, वैकेंसीज हैं, तो 150 कैंडिडेट को 5 गुना बुला लेंगे। 30 से लेकर 50 तक के बीच में 150 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। सी पे बताया, कैंडिडेट्स इक्वल टू 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज इफ द वैकेंसीज आर ग्रेटर देन 50। यदि टोटल वैकेंसी 50 से ज्यादा हैं तो उन वैकेंसी का 3 गुना प्रार्थियों को बुलाया जाएगा, कॉल किया जाएगा। नंबर 3 पे लिखा है, टू मीट द अबव क्राइटेरिया एज पर पैरा 2, जो ये बताया कि 30 से कम है या 30 और 50 के बीच में है या 50 से ज्यादा है, इसके अनुसार टू मीट द अबव क्राइटेरिया एज पर पैरा 2
The commission shall seek the consent of eligible candidate to arrive at the requisite number cited above. उनकी सहमति लेगा ये अबव क्राइटेरिया बनाने के लिए जो सब पैरा 2 में बताया गया है। नंबर 4 पे बताया है फॉर द पर्पस ऑफ कंसेंट। अब कंसेंट का जो सिलसिला है वो कैसे होगा, किससे लिया जाएगा, उसके बारे में बताया था। कैंडिडेट शैल इंडिकेट हिज कंसेंट इलेक्ट्रॉनिकली बताएगा, ईमेल के माध्यम से या वो सॉफ्टवेयर के जरिए अपने साइट पर पूछेंगे। जैसे अप्लाई करते हुए साइट पे आता है परफार्मा, ऐसे कोई परफार्मा आएगा, ये डिसाइड किया जाएगा ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन, कमीशन की साइट पर, वेबसाइट पर, यूजिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर। अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है तुम्हारा उसके जरिए बताया जाएगा, कंसेंट दी जाएगी। बाई सच लास्ट डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द कमीशन प्रोवाइडेड दैट ऑप्शन और कंसेंट वंस सो गिवन बाय ए कैंडिडेट शैल बी फाइनल। लेकिन ये शर्त होगी कि जो एक बार ऑप्शन दे देगा, अपनी कंसेंट दे देगा, वो फाइनल होगी, फिर उसमें रद्द बदल नहीं, चेंज नहीं कर सकते। ये नोटिफाइड हैं बातें। नंबर 5 सब पैरा नंबर 5 में व्हेन द नंबर ऑफ कंसेंटिंग कैंडिडेट हु आर एलिजिबल इज लेस देन द नंबर लिमिट प्रेस्क्राइब्ड इन पैरा 2, 3 एंड 4 अबव, कि ये जो सब पैरा 2, 3 और 4 में बताई है लिमिट, इनसे कम संख्या में कंसेंट की है कैंडिडेट्स ने, देन द कमीशन शैल एक्सटेंड द डेट फॉर एनेबलिंग फर्दर एलिजिबल कैंडिडेट टिल द प्रेस्क्राइब लिमिट एट पैरा 7 टू अबव इज अचीव्ड। के बताया था ना कि यदि 30 से कम है तो 5 गुना, 30 और 50 के बीच में 150, और 50 से ज़्यादा है तो 3 गुना। यदि इतनी एप्लीकेशन, इतनी लिमिट में एप्लीकेशन नहीं, कंसेंट नहीं आती, तो कमीशन पुनः दोबारा और मांगेगा ताकि वो संख्या प्राप्त की जा सके जो लिमिट बना दी है। जब तक ये लिमिट पूरी नहीं होगी, कमीशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए और कंसेंट मांगेगा। तभी क्राइटेरिया पूरा होने के बाद ही प्रोसेस पूरा होगा। नंबर 6 इफ द कट ऑफ इज अचीव्ड बाय मोर देन 1 कैंडिडेट, यदि ये जो सीमा है एक कैंडिडेट बढ़ जाता है, देन ऑल द कैंडिडेट एट द कट ऑफ शैल आल्सो बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन टू कंसेंट टू ऑफर देयर नेम फॉर कंसिडरेशन फॉर सिलेक्शन ऑन द पोस्ट एडवर्टाइज बाय द कमीशन। तो उस कट ऑफ के बाद के जितने भी हैं वो सारे के सारे अप्लाई करने के काबिल हैं, जो कि उस सिलेक्शन के कंसिडरेशन फॉर सिलेक्शन, वो सारे के सारे कंसिडर किए जाएंगे। नंबर 7 आफ्टर द रिसीट ऑफ कंसेंट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट द कमीशन में इफ इट सो डिटरमाइंस conduct a further written skill examination for group C post and also for semi skilled group D। और फिर कहा कि जब ये प्राप्त हो जाएगी एलिजिबल कैंडिडेट से, तो उसके बाद क्या होगा, द कमीशन में इफ इट सो डिटरमाइन, यदि वो ऐसा निश्चित करते हैं विचार करके, क्या एक फर्दर आगे और एक एग्जाम लिया जाए, रिटर्न एग्जाम लिया जाए। ये तो सीट था ना केवल एलिजिबिलिटी के लिए कि हाँ पीयर हो सकता है जी, एडवर्टाइजमेंट में शामिल हो सकता है, वो तो थी एलिजिबिलिटी। अब उसको प्रोसेस को, इसका मतलब ये नहीं कि सीट क्लियर करके तो नौकरी मिल पक्की नहीं। यदि वो डिटरमाइन करता है कमीशन तो वो एक एग्जाम लेंगे कि रिटर्न एग्जाम किसका, स्किल एग्जामिनेशन, रिटर्न या स्किल एग्जामिनेशन जैसा भी वो डिटरमाइन करें, फॉर ग्रुप सी पोस्ट एंड आल्सो फॉर सेमी स्किल्ड। स्किल्ड एग्जाम तो होगा ग्रुप सी के लिए और सेमी स्किल्ड होगा ग्रुप डी पोस्टों के लिए। 8 सब पैरा 8 में बोला है इन केस ऑफ अनस्किल्ड ग्रुप डी पोस्ट द टोटल सीईटी स्कोर अलोन शैल फॉर्म द बेसिस ऑफ फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट। कि यदि
अनस्किल्ड ग्रुप डी पोस्टों का टोटल स्कोर अकेला बनाना है। किस पर? फॉर्म द बेसिस फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट। यदि इसके लिए बनाना है, सिलेक्शन के लिए बनाना है, तो इफ द कट ऑफ इज अचीव्ड बाय मोर देन वन कैंडिडेट देन द कैंडिडेट सीनियर इन एज शैल बी कंसिडर्ड। यदि एक कैंडिडेट भी फालतू हो जाता है कट ऑफ से, तो उसमें क्या होगा, जो एज में बड़ा होगा वो सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल किया जाएगा, क्योंकि काउंटिंग तो पूरी करनी है ना। ओनली दोज 9 नंबर, ओनली दोज कैंडिडेट हु फुलफिल द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर ए पोस्ट एडवर्टाइज्ड बाय द कमीशन एज ऑन द लास्ट डेट स्पेसिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट issued by the commission for the post and who give their consent for consideration shall be permitted to appear in the written skill examination if any conducted by the commission। कि यदि इसके बाद क्या करना है, केवल ओनली दोज कैंडिडेट, केवल वही कैंडिडेट, कौन से, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखते हैं और दूसरी पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं, किसकी, उस पोस्ट के लिए जो कमीशन के द्वारा एडवर्टाइज की गई हैं, उन पोस्टों के लिए वो पात्रता पूरी करते हैं एज ऑन द लास्ट डेट। एडवर्टाइजमेंट की जो लास्ट डेट है उस दिन, ये नहीं कि किसी कारण अभी रिजल्ट बकाया है, नो, उस दिन कंप्लीट होनी चाहिए क्वालिफिकेशन उसकी, as specified in the advertisement issued by the commission for the post and who give their consent। और उसने अपनी कंसेंट भी दे दी, केवल उसी को जो ये पूरी करते हैं, shall be permitted to appear in the written, केवल रिटन एग्जाम में अपीयर होने के लिए उन्हीं को इजाजत होगी जो सभी गाह्य शर्तें पूरी करते हैं पात्रता की, मिनिमम क्वालिफिकेशन है इत्यादि जो भी है एडवर्टीजमेंट की पोस्ट की, वो सारी पूरी करते हैं, केवल उन्हीं को रिटर्न एग्जाम में दिया किया जाएगा। अगर जो कोई ये कहेगा जी मेरा रिजल्ट लेट है, नो, वो अपीयर होने के काबिल नहीं है, पात्र नहीं है वो। फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट अनरिजर्व पोस्ट ए कैंडिडेट हैज टू सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क इन रिटर्न एग्जामिनेशन टू बी कंसिडर फॉर सिलेक्शन रिक्रूटमेंट। अब पहले जो स्कोर बताया था वो सीटी स्कोर था, अब सिलेक्शन के लिए जो रिटर्न एग्जाम हुआ, रिटर्न और स्किल एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें कहता है 50% मार्क लेने जरूरी हैं, वही सिलेक्शन के लिए जो है ना काबिल माना जाएगा जो 50% मार्क ले लेगा, और उसमें भी मेरिट बनेगी। ये नहीं कि जिसने भी वैकेंसियां 50 और 2000 ने ले लिए 50% मार्क, तो 2000 के 2000 थोड़े लग सकते हैं। जितनी पोस्ट हैं उनमें टॉपर, मेरिट में टॉपर जो होंगे वो सिलेक्ट किए जाएंगे। इन केस ऑफ सिलेक्शन रिक्रूटमेंट अगेंस्ट रिजर्व कैटेगरी, ये तो थी अनरिजर्व पोस्टों के लिए, जनरल के लिए जो मैंने बताया। अब कहता है अनरिजर्व के लिए क्या होगा, वेदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, चाहे वो लेटी हुई या सीधी खड़ी भर्ती, जैसे भी प्रावधान किया गया है एडवर्टीजमेंट में आरक्षण का, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, उसके हिसाब से कैंडिडेट है टू सिक्योर एटलीस्ट 40%, उनको 10% की छूट है रिजर्व कैंडिडेट को, वो 40% मार्क लेंगे तो पास हो जाएंगे इन द रिटन एग्जामिनेशन। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ रिस्पेक्टिव कैटेगरी बेस्ड ऑन द कट ऑफ मार्क, द पोस्ट which remain vacant shall be re-advertised as per reservation policy। और रिजर्व कैटेगरी में यदि कोई संख्या बल के आधार पर वैकेंसी रह जाती है, कम आते हैं कैंडिडेट, तो उस जो बची हुई वैकेंसी है उसी कैटेगरी के लिए, जिस कैटेगरी की वो वैकेंसी है उसके लिए पुनः एडवर्टाइज करेगा कमीशन, दोबारा उसकी भर्ती की प्रक्रिया दोबारा की जाएगी। A clear mention of this condition shall be made in the advertisement issued by the commission। इस आशय के बारे में साफ साफ शब्दों में एडवर्टाइजमेंट में लिखा जाएगा कमीशन के द्वारा। ऐसा
प्रावधान किया गया है कि कमीशन एडवर्टीजमेंट में ये बात लिखेगा कि यदि कोई कमी के करके संख्या बल पूरा नहीं होता और कोई किसी रिजर्व कैटेगरी की कोई वैकेंसी नहीं भरी जाती तो वो दोबारा री एडवर्टाइजमेंट होगी, किसी दूसरी कैटेगरी से नहीं भरी जाएगी वो। नंबर 10, द कमीशन शैल ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन स्किल एग्जामिनेशन हेल्ड consequent to and in respect of the advertisement for the post issued by the commission shortlist the candidates for selection, recommendation or waiting list in respective category, that is general, scheduled caste, backward class, A backward class, B backward class, ex-serviceman, economically weaker section, support person or person with disability, चाहे OH के हों, VH के हों या HH के हों। OH का मतलब ऑर्थोपोडिकल हैंडीकैप, VH मतलब विजुअल हैंडीकैप और HH मतलब हियरिंग हैंडीकैप। दृष्टिबाधक, अंग बाधक और सुनाई देने वाले में बाधा, सुनाई में बाधा वाले, इनके लिए ये सारी जो कैटेगरी हम बताई हैं, कहता है कमीशन इनके बेस पर क्या करेगा, मार्क जो होंगे जो उसने लिए हैं उनके बेस पर एडवर्टाइजमेंट की कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करेगा, मेरिट लिस्ट बनेगी और कैटेगरी वाइज होगी वो, उन शॉर्ट लिस्ट के हिसाब से ही सिलेक्शन होगी, रिकमेंडेशन होगी और वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ये थी प्रोसेस, प्रक्रिया के बारे में वर्णन कि कमीशन कैसे प्रोसेस करेगा। अब आता है सब पैरा 8, ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग आंसर की, कि जो आंसर की है बनेगी, जो एग्जाम होगा उसकी आंसर की पर भी ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे कि बोर्ड ने ये आंसर की तैयार की है, जो प्रश्नोत्तरी आई है उसके आंसर ये हैं, तो किसी को इस पर एतराज हो तो बताइए, क्योंकि कई बार कह देते हैं जी बोर्ड ये तो कमीशन ने जो है ना गलत आंसर बना दिया, आंसर तो ये है किताबों में लिखा हुआ। तो यदि ऐसी अवस्था होती है उसके लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है ये कि उसके लिए भी ऑब्जेक्शन मांगेगा कमीशन। क्या, सब पैरा 1, आफ्टर कंडक्ट ऑफ सीईटी के बारे में बात है कि सीईटी का जब एग्जाम ले लिया जाएगा, द आंसर की शैल बी अपलोडेड ऑन द कमीशन वेबसाइट, जो उसके आंसर की है प्रश्नोत्तरी की वो कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। किसके द्वारा, कमीशन के द्वारा। देयर शैल बी ए प्रोविजन फॉर द कैंडिडेट टू फाइल एन ऑब्जेक्शन ऑन द आंसर की थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट फॉर विच ए फी ऑफ ₹200 पर क्वेश्चन shall be required to be submitted, के वो अपलोड हो जाएगी और उस पे हर प्रार्थी अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकता है लिंक के माध्यम से। लिंक दिया जाएगा उसमें कि फला नंबर के आंसर की गलत है या जो कुछ भी वो कहना चाहता है, और उसके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 200 रुपये उसको फीस देनी पड़ेगी। और द फी वंस पेड इज नॉन रिफंडेबल, और जो प्रार्थी एक बार फीस जमा करा देगा वो वापस नहीं होगी, चाहे उसका प्रश्न ठीक हो या ना ठीक हो। द आंसर की शैल बी फाइनलाइज्ड बाय द कमीशन एज पर द फाइनल रिपोर्ट ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स विच शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। और साथ में ये भी कह दिया कि जो आंसर की है वो कमीशन फाइनल कराएगा किससे, जो विषय वस्तु के, उस प्रश्न की विषय वस्तु के जिस पर ऑब्जेक्शन उठाया गया है, उस प्रश्न की विषय वस्तु के जो एक्सपर्ट होंगे, निपुण धुरंधर आचार्य प्राचार्य हैं, वो निर्णय लेकर के फाइनल रिपोर्ट देंगे। और वो जो उनके एक्सपर्ट की फाइनल रिपोर्ट होगी, दैट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, और वो माननी होगी सबको, कमीशन भी मानेगा और कैंडिडेट को भी माननी होगी, ये प्रावधान है।
उसको नहीं चैलेंज किया जा सकता, जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट होगी। सेकंड सब पैरा बताया है 8 का, नो ऑब्जेक्शन शैल बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेज आफ्टर द स्पेसिफाइड डेट एट द टाइम फॉर फाइलिंग ऑनलाइन ऑब्जेक्शन इज ओवर। और यदि जो कमीशन की वेबसाइट पर आंसर की डालने पर ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे, उनकी डेट निर्धारित तो की जाएगी, जो उस डेट के बाद उस डेट के निकल जाने के बाद कोई भी ऑब्जेक्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा, अर्थात उस टाइम लिमिट में ही ऑब्जेक्शन फाइल करने होंगे लिंक के ऊपर। पैरा 9 मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, कि ये जो सीईटी का एग्जाम है इसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। कैसे, उसके बारे में बताया है। द रिकॉर्ड ऑफ सीईटी शैल बी प्रिजर्व्ड, सुरक्षित संरक्षित किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा रिकॉर्ड सारा फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन हार्ड कॉपी, डिजिटल कॉपी ऑफ रिकॉर्ड शैल बी रिटेन्ड फॉर 5 ईयर, कि जो हार्ड कॉपी होगी एग्जाम डिक्लेयर, सीईटी का एग्जाम डिक्लेयर होने के बाद, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद 1 साल तक संरक्षित की जाएगी हार्ड कॉपी, अर्थात रजिस्टरों के रूप में कागजों के ऊपर लिखी हुई, टाइप की हुई। और डिजिटल कॉपी, इलेक्ट्रॉनिकल कॉपी जो कंप्यूटरकृत होगी डिजिटल फॉर्म में, वो 5 साल तक संरक्षित की जाएगी। पैरा नंबर 10 जुरिडिक्शन, समय समय पर वाद विवाद भी हो सकते हैं, उसके लिए सरकार ने कहा है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन है इसमें वर्णन किया गया पैरा नंबर 10 पर, ऑल लीगल डिस्प्यूट with regard to the CET shall be subject to the jurisdiction of courts at पंचकुला हरियाणा only, कि CET से संबंधित जितने भी वाद विवाद होंगे, लीगल न्यायिक डिस्प्यूट होंगे, विवाद होंगे, जितने भी न्यायिक होंगे, वो उनके निपटान के लिए जो कोर्ट हैं वो केवल पंचकुला में स्थित कोर्टों तक ही जुरिडिक्शन होगी। पंचकुला से बाहर की कोर्ट में नहीं आप अपना ऑब्जेक्शन फाइल करवा सकते। यदि कोई विवाद करना है, कोई सूट करना है, तो वो केवल पंचकुला की कोर्ट में ही होंगे। पैरा नंबर 11 पावर टू अमेंड, कि इसमें सारा जो ये प्रावधान किए हैं इनको संशोधित करने की शक्तियां किसके पास हैं, उसके बारे में भी जिक्र किया है। पैरा नंबर 11 में द पावर टू इंटरप्रेट, कोई किसी लाइन पर व्याख्या करने में बाधा है तो उसकी व्याख्या कौन करेगा? व्याख्या करने के लिए, चेंज करने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए उस लाइन को, या इस पूरे के पूरे पैर किसी भी पैरे में अमेंड एंड रिमूवल, उसमें संशोधन करने के लिए, अमेंड करने के लिए थोड़ा, और रिमूवल ऑफ डाउट ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस नोटिफिकेशन, और इस नोटिफिकेशन के किसी भी प्रावधान के किसी के अंदर आया हुआ कोई भी शक दूर करने के लिए। ये सारी पावरें हरियाणा सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास निहित हैं, निहित होंगी, अर्थात इनका निपटारा केवल और केवल हरियाणा सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग ही करेगा। ये चीफ सेक्रेटरी महोदय हरियाणा सरकार के हस्ताक्षर से जारी नोटिफिकेशन है दोस्तों। ये मैंने आपको डिटेल में बताई। आशा करता हूं सभी नवयुवक लड़के और लड़कियां जो ग्रुप सी और डी पर हरियाणा सरकार में के पदों पर सीधी भर्ती प्राप्त करना चाहते हैं, उनके ये बड़ी लाभदायक है ये दोनों वीडियो, एपिसोड नंबर 11 और ये आज का एपिसोड नंबर 12। इनको आप पूरे ध्यानपूर्वक 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार सुने, समझें, तब ये समझ में आएंगी और इससे लाभ कमाएं। और इसी के साथ दोस्तों मैं फिर आपसे आखिर में
रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई दोस्तों देखो, मैं भी बड़ी मेहनत कर रहा हूँ और मेरी मेहनत को देखते हुए ये आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी के साथ नमस्कार।